Hello students, I am Ankit Benuwal and in today's lecture we will discuss about the types of farming and general concepts of agriculture. Okay, so types of farming before we again see what is agriculture and agriculture in India. Okay, तो agriculture basically क्या है? Agriculture is basically the practice of growing crops and raising animals. भी क्रॉप्स को ग्रो करना और पशुओं का जो पालन है, पशुपालन, वो बेसिकली क्या है? नैरो सेंस में एग्रीकल्चर है। किसमें? इंडिया के अंदर। ओके, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री क्योंकि बिकॉज ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। दस इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ नॉट अ वे ऑफ इकोनॉमिक फार्मिंग, इट इज एन वे ऑफ लिविंग। ओके, जीने का एक जरिया है एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। इट इज़ वेरी सिंपल, भी लगभग जितना भी फूड है वो कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। और कौन ग्रो कर रहा है? फार्मर्स। एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। दिस मीन्स that agriculture is not only giving the food but it is also providing us what? Raw material for what? Industries and factories। जो वैल्यू एडिशन हो रही है, जो कुछ प्रोडक्ट्स बन रही है कमर्शियली इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे कि अपना कॉटन है, जूट है, शुगर केन है। शुगर केन से क्या बन रहा है? गुड़ बन रहा है, चीनी बन रही है, इसलिए क्या यूज हो रहा है? वो एज अ रॉ मटेरियल। अब हम बात करते हैं भी इंडिया का जो सेकंड रैंक है किसके अंदर? जितना भी क्रॉप आउटपुट है, टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट। और फर्स्ट किसका है फिर बच्चों? फर्स्ट है चाइना। फर्स्ट किसका है? चाइना। 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है, 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो क्या है? कल्टीवेशन के अंडर है, नेट कल्टिवेटेड एरिया है। एग्रीकल्चर इज द इंडियाज बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर। जैसा बताया 60% लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। अब ये बात थी एग्रीकल्चर की, कुछ एग्रीकल्चर के बारे में। अब बात करते हैं हम इसकी जो ब्रांचेस होती है। एग्रीकल्चर लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और जिसके अंदर से एगर का मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। फिर आता है हॉर्टिकल्चर, लैटिन वर्ड है, इट ऑल्सो फ्रॉम लैटिन वर्ड। हॉर्टस का मतलब है गार्डन और कल्चरा का मतलब वही कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स, जिसके अंदर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनको पढ़ते हैं। तो फ्रूट्स की बात की तो उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी के अंदर जो पोनम है वो तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रूट, और जो लोगस है उसका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है पढ़ना, स्टडी, टू स्टडी अबाउट फ्रूट्स। पोमोलॉजी क्या होता है? टू स्टडी अबाउट फ्रूट्स। और पोनम जो है अपना लैटिन वर्ड है एंड लॉजस जो है वो ग्रीक वर्ड है। नाउ कमिंग टू एग्रोनॉमी, ये ग्रीक वर्ड है। ओके, ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो एग्रोस का मतलब है ग्रीक के अंदर फील्ड, एंड नोमस का मतलब है मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज एग्रोनॉमी। तो एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी के अंदर डिफरेंस समझ आ रहा है? ये तो सिर्फ कल्टीवेशन, एक ब्रॉड साइंस एग्रीकल्चर जिसके अंदर एग्रोनॉमी आता है। एग्रोनॉमी के अंदर हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे सिर्फ फील्ड की। ओके, ओलैरिकल्चर लैटिन वर्ड से लिया गया है। ओलैरिस मतलब पोटहर्ब और कल्चरा मतलब कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ पोटहर्ब्स, और सिंपली वी कैन से कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। व्हाट? वेजिटेबल्स। सोइल जो है एक लैटिन वर्ड है जो सोलम से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है? बेसिकली ग्राउंड। ओके, ये हमारे ब्रांचेस के थे, रूट वर्ड से जो मतलब थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। उससे पहले एक कंसेप्ट आता है भी, एग्रोनॉमी जो है, हमने बात की एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी इज द मदर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है एग्रोनॉमी किसकी? एग्रीकल्चर की सब ब्रांचेस में। एग्रोनॉमी का जो फादर है वो पीटर डी क्रेसेंजी है, जिन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक, ओपस रूरलियम कैमोदारम। इस बुक लिखी थी जिसकी वजह से वो क्या माने जा रहे हैं? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। अब एक और आता है जेंथ्रो टुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेंथ्रो टुल 1674 से 1741, जिन्होंने किस नाम से जाने जाते हैं? नोन एज द फादर ऑफ टिलेज और वीड। वीड के भी फादर जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? टिलेज और वीड के फादर। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंपॉर्टेंट बुक है, हॉर्स होइंग एंड हस्बेंड्री, जिनके अंदर इन्होंने
जीरो टिलेज और वीड का मतलब कंसेप्ट लेकर आए थे। ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ विच जो सीड ड्रिल्स है या फिर हॉर्स ड्रोन कल्टीवेटर्स है वो बनाए गए। मतलब जो जेंथ्रो टूल की जो बुक थी हॉर्स सोइंग एंड हस्बेंड्री, उसके अंदर टिलेज का कंसेप्ट और वीड का कंसेप्ट लेके आए थे, जिसके बेस्ड पे क्या बने आगे जाकर, कल्टीवेटर एंड सीड ड्रिल्स। तो ये दो चीज़ें अपने जो फेमस पर्सनालिटी से इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ टिलेज एंड फादर ऑफ एग्रोनॉमी। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फार्मिंग पर। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ओके, फार्मिंग रेफर्स टू द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स, इट इज नोन एज अ फार्मिंग, ठीक है। और एग्रीकल्चर क्या था, एग्रीकल्चर इज ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स, मतलब फार्मिंग भी है और एनिमल हस्बेंड्री प्लस में अदर माइनर ब्रांचेस जो है। ओवर द ईयर्स, मतलब कई सालों तक जो कल्टीवेशन मेथड्स है इंडिया के अंदर वो धीरे धीरे चेंज हो रहे थे। किसके डिपेंड, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे थे वो भी, जो अपना फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, या जो कोई काम करने का तरीका है, नो हाउ, ओके, और जो सोशल इकोनॉमिक या कल्चरल प्रैक्टिसेस है, अभी समाज में क्या माना जा रहा है, उसके बेसिस पे जो अपने फार्मिंग मेथड्स है या कल्टीवेशन के मेथड्स है वो चेंज हो रहे थे। तो अब जो फार्मिंग है इंडिया के अंदर वो कहाँ से वेरीज करती है, वो सब्सिस्टेंस से लेकर कमर्शियल तक है। अब सब्सिस्टेंस बच्चों क्या होता है, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है भी अपना काम चल जाए और हमें एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करना, खुद का काम खुद का गुजारा हो जाए, दैट इज नोन एज द सब्सिस्टेंस। एंड कमर्शियल में क्या होता है, वी फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिकल सेल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या था सबसे पहले, और अभी भी कहीं ना कहीं ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो देखने को मिलती है। ओके, एक होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होता है कमर्शियल फार्मिंग। तो इनके बारे में हम एक एक कर पढ़ते हैं। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है, जैसे हमने सब्सिस्टेंस का मतलब देखा, सब्सिस्टेंस का मतलब क्या था भी अपना गुजारा चल जाए किसी ना किसी वे में। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन ओनली अ फ्यू प्लेसेस, कुछ सिलेक्टेड एरियाज के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। वो कौन से एरियाज है, कौन से एरियाज, जैसे अपने हिली एरियाज के अंदर जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना, आदिवासी लोग, वो स्टिल दे आर प्रेफरिंग दिस फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन। और किसकी मदद से की जाती है, स्मॉल पैचेस, थोड़ी थोड़ी एरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। उनके अंदर प्रिमिटिव फार्मिंग मतलब भी पुराने ज़माने की जो फार्मिंग है, प्रिमिटिव क्या होता है, पुराना, एंशियंट, तो उसके अंदर क्या मशीनरीज और जो हैवी इक्विपमेंट्स जो अपने हैं वो यूज़ नहीं हो रहे। क्या यूज़ हो रहे हैं, लाइक अपनी होई है और डिगिंग स्टिक्स है, या फैमिली लेबर या कम्युनिटी लेबर, कुछ लोग इकट्ठा होकर लेबर कर रहे हैं, और हम कुछ मशीनरीज, हैवी मशीनरीज का यूज़ नहीं हो रहा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, मॉनसून पे डिपेंडेंट है। जो इरीगेशन होता है ना, इरीगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, हमें आर्टिफिशियली पौधों को पानी देना है, तो इरीगेशन पे वो डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है मॉनसून पे। फर्टिलाइजर्स वो यूज़ नहीं करते क्योंकि वो किस पे आधारित है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। तो इसको किस किस नामों से अलग से जाना जाता है, इसके जो नाम है, जैसे स्लैश एंड बर्न है, ठीक है, स्लैश एंड बर्न है, झूमिंग कल्टीवेशन सुना होगा, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसी का नाम है। ओके, एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। फार्मर जो किसान है वो कुछ एरिया, क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, कुछ एरिया को क्लियर करके, कहाँ से क्लियर मतलब मैंने बताया हिली एरियाज के अंदर होती है, तो हिली एरियाज के अंदर क्या करेंगे, फॉरेस्ट क्लियर करेंगे ना, तो कुछ फॉरेस्ट का एरिया क्लियर कर क्रॉप्स उगाते हैं अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, टू सस्टेन्स द फैमिली नीड्स। जब सोइल फर्टिलिटी उसकी खत्म होने लगती है, अभी 2-3 साल क्रॉप उगाई, फिर फर्टिलिटी खत्म हो रही है, हमने बताया फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ नहीं कर रहे, तो जो फार्मर्स है वो शिफ्ट करेंगे और दूसरी लैंड को क्लियर करके उस पर कल्टिवेशन करना स्टार्ट करेंगे इन द सेम वे ऑन द न्यू फ्रेश पैच ऑफ लैंड। ये क्या अलाउ करता है, अलाउ नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल,
मतलब जो हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो हिस्सा छोड़ दिया वो नेचुरली 2, 3, 10 साल के बाद फर्टिलिटी अपनी नेचुरली रीगेन कर लेगा। तो प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज लो एज फर्टिलाइजर और मॉडर्न इनपुट्स आर नॉट यूज्ड। ओके, मतलब जो अपनी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, प्रोडक्शन बाय में अपना प्रोडक्टिविटी बच्चों क्या होती है, प्रोडक्शन बाय में अपना एरिया, कितने एरिया में कितनी पैदावार हुई वो अपनी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रहा है बट एरिया बहुत ज़्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी हम कह नहीं सकते भी ज़्यादा है। ओके, भी कम एरिया के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसको कहते हैं हायर प्रोडक्टिविटी। ओके, तो हम बात करें प्रोडक्टिविटी जो इसमें है वो कम होती है क्योंकि हम फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहे और जो मॉडर्न इनपुट्स हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। तो समझ आ गया ये बेसिकली। अब एक बार दोबारा रिपीट करके देखते हैं भी। जैसे एक फॉरेस्ट हिली एरियाज है, इनके अंदर ट्राइबल पीपल्स रह रहे हैं। फॉरेस्ट हिली एरियाज मतलब असम साइड के, मिजोरम साइड के जो एरियाज हैं इसके अंदर ये फॉरेस्ट एरियाज है। तो कुछ एक फैमिली लेबर ने मिलकर फॉरेस्ट को क्लियर किया और इस पर कल्टिवेशन कर रहे हैं राइस की। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं स्लैश एंड बर्न क्यों कहेंगे। तो उन्होंने ट्रीज को काटा, फिर जो काटने के बाद उस लैंड को क्लियर करेंगे, क्या करेंगे, फिर आग लगाएंगे ना, आग लगाकर उसको क्लियर करेंगे। तो स्लैश एंड बर्न इसलिए कह रहे हैं भी उन्होंने आग लगा के उस लैंड को क्लियर किया, फिर जो राख होती है उसी राख के अंदर सोइंग करते हैं। राख क्या होता है? सोर्स ऑफ पोटाश। पोटाश एक न्यूट्रिएंट है, तो उसके अंदर सोइंग करते हैं। वो 2-3 साल तक अपना काम इसी से चला लेंगे। फिर उन्हें लगेगा भी अपनी प्रोडक्शन कम हो रही है, लैंड एग्जॉस्ट हो गई है, एक्स्ट्रा इनपुट्स हम कुछ नहीं डाल रहे, तो अगले हिस्से पे शिफ्ट करेंगे। अगले हिस्से पे मतलब इस हिस्से पे शिफ्ट कर रहे हैं, फिर इसको क्लियर करेंगे, 2-3 साल इस पे यूज़ करेंगे, फिर वो आगे शिफ्ट कर रहे हैं। दे विल न्यू पैच ऑफ लैंड इस पे शिफ्ट कर ले। इसी टाइप से वो शिफ्ट करते रहेंगे और घूम फिर कर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर, फिर वो वापस इसी एरिया के अंदर आ जाए। कितने साल बाद? 2, 4, 6, 8, 10, 12 साल ऑलमोस्ट, जो अपना डिपेंड करता है, 12-15 साल के बाद उसी एरिया पे आ गए। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? नेचुरली दोबारा फर्टाइल हो जाएगा। इसके अंदर दोबारा जो ट्रीज़ है और वो है शर्ब्स है, हर्ब्स है, वो ग्रो कर लेंगे और फिर से उस एरिया को जलाया जाएगा। तो ये क्या होता है? ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो शिफ्ट कर रहे हैं, वापस यहीं पर आ रहे हैं। ये क्या है? ये है स्लैश एंड बर्न, क्योंकि वो जला रहे हैं और उसको मतलब उसके अंदर सोइंग कर रहे हैं। स्लैश एंड बर्न, इसको बेसिकली झूमिंग नाम से भी जाना जाता है। ओके, झूमिंग नाम से भी जाना गया है किसको? स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तो अब इसके डीमेरिट्स क्या है? इसके डीमेरिट्स ये, एक तो अपना जो लैंड फॉरेस्ट एरिया है जो कितना होना चाहिए, मैंने बताया आपको फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1/3 होना चाहिए। किसके अंदर? प्लेन एरियाज के अंदर 1/3 पोर्शन जो है वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए, और हिली एरियाज के अंदर जो 2/3 एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर होना चाहिए। ओके, तो ये जो फॉरेस्ट कवर है वो ख़त्म कर रहे हैं। ओके, आग लगा रहे हैं, इससे फॉरेस्ट फायर्स हो सकते हैं। तो एक मतलब ये सिस्टम जो है चल तो रहा है कुछ सिलेक्टेड एरियाज में, बट गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, भी यील्ड इतनी ही हो कि अपनी फैमिली का गुजारा चल जाए। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कौन सी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके एक बार नाम देखते हैं। जैसे कि झूमिंग के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर झूमिंग कहाँ पर है? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे मोस्टली ये परफॉर्म की जाती है। राजस्थान के अंदर वोल्ट्रे नाम से जाना जाता है। मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका मिल्पा, एंड वियतनाम, इंडोनेशिया का एक इम्पोर्टेंट जो है लडांग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है, बाकी भी आप एक बार रेफर देख सकते हो। ठीक है, टच में रहना इनके। ये इनके कुछ फेमस नेम्स है अदर, जिन नाम से अलग अलग एरियाज में डिपेंडिंग अपॉन द एरिया टू बी नोन। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस भी ये है, बट ये क्या है? इंटेंसिव। इंटेंस क्या होता है? भी हम कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही इनपुट्स डाल रहे हैं। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी कुछ ज़्यादा ही हम ऐड कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही मैनेजमेंट कर रहे हैं, फिर भी ये सब्सिस्टेंस क्यों है? फिर भी सिर्फ फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए ये फार्मिंग क्यों है? क्योंकि देखिए बच्चों, ये जो फार्मिंग है प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, भी जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से
हमें बहुत ज़्यादा केमिकल इनपुट्स और इरिगेशन देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन को फीड भी करना है। तो जो एक राइट ऑफ इनहेरिटेंस होती है भी, जो पुश्तानी ज़मीन है वो आगे टू आगे सन्स को पास होती रहे, ठीक है, बच्चों को पास होती रहे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिवीज़न ऑफ लैंड। भी किसी के 4 थे तो उसके 2 बच्चे हैं तो 2-2 एकड़ उनके पास रह गई, तो इसको क्या कहेंगे, डिवीज़न ऑफ लैंड। कल को उनके पास कितनी, 1-1 ज़मीन रह जाएगी, 1-1 किला। तो ये क्या हो रहा है, डिवीज़न ऑफ लैंड अमंग दी सक्सेसिव कमिंग जनरेशंस। तो इससे जो लैंड होल्डिंग साइज है वो क्या हो रहा है, काफ़ी अनइकोनॉमिकल, काफ़ी कम हो रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स के पास क्या बचा, भी अपना आउटपुट है उसको मैक्सिमम करे किसी ना किसी वे में। जो लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड लैंड है, फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड। भी और कोई सोर्स नहीं है हमारे पास लिवलीहुड के लिए, तो जितनी लिमिटेड लैंड है उसके अंदर कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, फर्टिलाइजर्स और हैवी इनपुट्स यूज करके। सो देयर इज एन एनॉर्मस, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ चुका है लैंड के ऊपर, ओके। तो ये होता है अपना सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये कहाँ किया जाता है, उड़ीसा, बिहार, उन एरियाज के अंदर क्या किया जाता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब नेक्स्ट है अपना कमर्शियल कल्टीवेशन, ओके। तो कमर्शियल कल्टीवेशन की हम बात करते हैं तो ये देखो क्या है, हाइयर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। जो मॉडर्न इनपुट्स है, कॉस्टलियर इनपुट्स है, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, अच्छा सीड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, तो इनको हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे सीड्स है, केमिकल्स है, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, अपना अल्टीमेट एम क्या है, हाइयर प्रोडक्टिविटी एंड हाइयर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा पैसा कमाना, ये अपना अल्टीमेट मोटिव है। तो जो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन है वो डिपेंड करती है एरिया टू एरिया। जैसे कि कमर्शियल और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या फ़र्क है, ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, लैंड होल्डिंग साइज के ऊपर। जैसे मैंने बताया बिहार और उड़ीसा की बात करें तो क्या है वहाँ पर, बिहार एंड उड़ीसा पॉपुलेशन ज़्यादा है और लैंड होल्डिंग काफ़ी कम है। तो इसी हिसाब से जैसे राइस का एग्जाम्पल लेते हैं, राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, कहाँ पर, पंजाब और हरियाणा के अंदर, क्योंकि हम एक्स्ट्रा जो होता है वो कहाँ बेच के आते हैं, कहाँ पर, मंडी पे, MSP प्राइस पे। बट जो उड़ीसा, बिहार जैसे स्टेट्स है ना, उनके अंदर क्या है, ये सबसिस्टेंस क्रॉप है, भी फैमिली नीड्स को ही पूरा कर सकता है क्योंकि लैंड होल्डिंग साइज काफ़ी कम है, ओके। तो ये अपना कमर्शियल फार्मिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटेशंस की। अब बात आती है प्लांटेशंस। फार्मिंग हमने कर ली 3 टाइप की, अब प्लांटेशंस क्या होती है। प्लांटेशंस भी कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है, ओके, मतलब कमर्शियल फार्मिंग जिसके अंदर हम हैवी इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं और जो बेचने के लिए, सेल के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओके। तो प्लांटेशन के अंदर हम एक क्रॉप को उगाते हैं, सिंगल क्रॉप को उगाते हैं ना, लार्ज एरिया, ओके। जो प्लांटेशन है उसमें डिफरेंट पॉइंट क्या है, डिफरेंट पॉइंट ये है भी प्लांटेशंस के अंदर ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती है जो इंटरफेस हो किसका, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। मतलब भी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट दे रही है प्लांटेशन, उसको एज ए इनपुट यूज करना है किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। क्या एज ए इनपुट मतलब रॉ मटेरियल यूज करना है, एज अ रॉ मटेरियल। जैसे कि टी, जैसे कि कॉफी, वो क्या है, प्लांटेशन क्या है, अपनी टी की और कॉफी की, वो किस में, इंडस्ट्री में यूज हो रही है, चाय पत्ती और कॉफी बीन्स बनाने के लिए, तो ये क्या है, प्लांटेशंस। जैसे हम बात करते हैं टी प्लांटेशन इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी प्लांटेशंस इन कर्नाटका, बनाना प्लांटेशंस इन मे बी तमिलनाडु एंड केरला जो सदर्न पार्ट्स हैं, रबर प्लांटेशन इन दैट ऑल्सो द सदर्न पार्ट्स, बैम्बू की प्लांटेशन हो गई और अदर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन आर ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, घर पे यूज नहीं करते इनको, सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली यूज फॉर मार्केट, a well-developed network for transport and communication connecting the plantation area, processing industries and market should be present। ठीक है भी, इसको घर पे यूज नहीं करना है, इसको सीधा मार्केट में लेके जाना, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज या मार्केट फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात कर ली। एक प्लांटेशन जो कमर्शियल फार्मिंग है, जो कि क्या होती है, क्वेश्चन आता है सीधा भी, क्या है, इंटरफेस, which type of thing is an interface between the industry and agriculture sector, plantation are those interface, okay। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न।
क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, जैसे हम बात कर चुके हैं रबी, खरीफ और सीजन। सीजन्स जो होते हैं ना, क्रॉपिंग सीजन्स, कितने सीजन्स है, रबी सीजन, खरीफ सीजन एंड जायद सीजन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में हम डिटेल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर कर चुके हैं। ओके, रबी सीजन को किस नाम से जाना जाता है, विंटर सीजन क्रॉप, जो क्रॉप्स होती है वो विंटर सीजन। खरीफ क्या है, मॉनसून सीजन क्रॉप्स एंड जायद सीजन क्या है, समर सीजन क्रॉप्स। ओके, तो बच्चों हम बात कर रहे थे प्लांटेशन क्रॉप्स की। जो प्लांटेशन क्रॉप्स है वो मेनली प्रोड्यूस किस लिए होती है, मार्केट में ले जाने के लिए, ठीक है, मार्केट में लेकर जाने के लिए। तो मार्केट के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती है। अब बात करते हैं हम उसी के बारे में भी, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर में, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है भी ये अपने माइंड में भी, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडिया के अंदर इतनी टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं हो रही। जैसे ये देखिए एरियल स्प्रे हो रहा है, अपने किससे होता है, ढोलकी। ढोलकी को क्या कहते हैं, जो पीछे लगा के स्प्रे किया जाता है, नैक सैक स्प्रेयर, नैक सैक स्प्रेयर। इवन दो कई फार्मर्स वो है जिनके पास ऑटोमेटिक नैक सैक स्प्रेयर भी नहीं है, हैंडल वाली स्प्रेयर है। तो ये बात आ रही है भी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्यों नहीं आए अभी तक इंडिया में, या फिर ये हार्वेस्टिंग के लिए जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ हो रहे हैं अभी इंडिया के अंदर, क्या मैनुअल हार्वेस्टिंग चलती है फ्रूट्स की और क्रॉप्स की मेनली। ओके, तो ये जो है, अब हम बात करते हैं व्हाई हैज़ इंडिया नॉट इम्प्रूव्ड इन टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। भी इंडिया में ऐसी क्या कमी रह गई भी वो टेक्नोलॉजी को अडप्ट नहीं कर पा रहा। एक तो देखिए जो डेवलपमेंट है इरिगेशन के सोर्सेज में भी डेवलपमेंट हो रही है, रिवर्स कैनाल काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, बट फिर भी जो काफ़ी हद तक एरिया है वो मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट है। ओके, जो अपनी मॉनसून रेन होती है ना, मॉनसून कहाँ से आती है, जो अपना इंडिया होता है, जो जून जुलाई के मंथ में जो बे ऑफ बंगाल से अपनी जो आती है मॉनसूनल रेन्स, सबसे पहले कहाँ आती है, क्वेश्चन तो यही आता है, सबसे पहले कहाँ, केरला जो है उसको टच करती है सबसे पहले, कौन सी, रेनफॉल्स, जो अपनी मॉनसूनल रेनफॉल्स है। ओके, तो इसका इस टाइप से आती है, यहाँ से होकर फिर असम साइड से होकर अपने लास्ट में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इसको टच आउट करती है। ओके, तो ये थी अपना जो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोयल भी अपना अभी तक इरिगेशन सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं है। जो मॉडर्न मेथड्स है जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, वो अभी तक इतने एक्सप्लॉइट और यूज़ नहीं कर रहे हम लार्ज स्केल पे। एग्रीकल्चर नीड्स सीरियस टेक्निकल, मतलब हमारी एग्रीकल्चर को काफ़ी हद तक सीरियसली रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेटिव एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग रिफॉर्म्स। भी इंडिपेंडेंस के बाद जो मतलब जमाबंदी थी ज़मीन की, कुछ लोग थे जिनके पास 60-60 एकड़्स थी, तो इनके बारे में कुछ लॉज पास किए गए, बट जो लॉज थे, लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, उनको पास तो कर दिया गया बट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। ये भी एक रीज़न है कि अच्छे से टेक्निकल रिफॉर्म्स नहीं आ पाए। एक अपना राइट टू इनहेरिटेंस है कि जो लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी कम है। कितनी ऑन एंड एवरेज कितनी लैंड होल्डिंग है इंडिया के अंदर, 0.3 हेक्टेयर ऑन एंड एवरेज, ओनली 0.3 हेक्टेयर पर पर्सन लैंड होल्डिंग है इंडियन। तो मतलब काफ़ी कम लैंड है इंडियन के पास, तो उसके लिए अफोर्ड करना किसी टेक्नोलॉजी का तो अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती, इसलिए अडॉप्शन नहीं हो रहा टेक्नोलॉजी का। तो क्या रीज़न है, राइट टू इनहेरिटेंस या फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ जो अपना लैंड होल्डिंग्स है। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी के वो अपने वो है क्या भी, क्यों टेक्नोलॉजी अपने इंडियन एग्रीकल्चर अडॉप्ट नहीं कर पा रही। तो बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने कैसे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए। भी गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में 1960 और 1970 के आसपास एग्रीकल्चर पे ध्यान देना स्टार्ट किया। ओके, एग्रीकल्चर पे भी इंडिपेंडेंस के बाद में कुछ होता है प्रायोरिटी सेक्टर। क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रायोरिटी सेक्टर इंडस्ट्रीज को ले लिया गया। भी सबको पता था भी एग्रीकल्चर के अंदर 60 उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, ऑलमोस्ट 80 to 90% वर द एग्रीकल्चरल्स
एग्रीकल्चरिस्ट और वी कैन से द फार्मर्स, बट फिर भी इंडस्ट्रीज को मेन इम्पोर्टेंस दी गई। बट बाद में 1960-70s के आसपास इंडस्ट्रीज के बाद में फिर से सरकार ने एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दी। तो चाइना हमसे आगे क्यों है, इंडिया सेकंड है। चाइना ने ये गलती नहीं की थी, उन्होंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बूस्ट अप किया और इंडस्ट्रीज़ को इतना फोकस नहीं दिया। ओके, अब हम बात करते हैं अभी 1960s और 1970s के अंदर एग्रीकल्चर पे सरकार ने ध्यान दिया, और ध्यान देते हुए फिर एक ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था, किस पे बेस्ड था, पैकेज टेक्नोलॉजी, जो वाइट रिवोल्यूशन था जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड मतलब भी दूध की बाढ़ आ गई थी, तो वो यूज़ हुए, वो स्ट्रेटजीज थी जिसने इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया। फिर बाद में इसकी भी जो रिवोल्यूशन थे उसकी भी दिक्कत थी। उसकी ये दिक्कत थी, जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो ओनली लिमिटेड एरियाज़ के अंदर था, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा, एंड जो अपना वाइट रिवोल्यूशन था वो अपने गुजरात, पंजाब, हरियाणा ये एरियाज़ कवर कर रहा था। ऑल इंडिया को, पूरे इंडिया को कवर करे ऐसा रिवोल्यूशन नहीं था, अभी पूरे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन आ सके। तो ये एक बाइसनेस थी, मतलब पूरे इंडिया को कवर नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट ने 1980s और 1990s के अंदर लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल मतलब भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब कुछ बन रहा था, जैसे ICRI डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बने, और टेक्निकल रिफॉर्म्स मतलब भी डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजी आई, उसका एडप्शन हुआ। तो फिर क्रॉप इंश्योरेंस है उसको प्रमोट किया, कोऑपरेटिव ग्रामीण बैंक्स एंड अदर बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स, बैंक्स को ले गए किस पे, लोअर रेट्स, कम लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे, वर सम स्टेप्स टेकन। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट ने क्या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए, उसके बाद में आते हैं भी अदर स्टेप्स क्या है, जैसे KCC काफ़ी फेमस है, किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, व्हाट इट इज़, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। और भी है जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स थी, अदर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स थे, वेदर फोरकास्टिंग है अपनी, जो प्रोग्राम्स हमने बात की। और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, MSP अनाउंस किया। MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कितने क्रॉप्स पे दिया जा रहा है, 23 क्रॉप्स पे ये फिलहाल दिया जा रहा है। कब दिया जाता है, कब अनाउंस किया जाता है, बिफोर द सोइंग, सोइंग से पहले अनाउंस किया जाता है। कौन डिसाइड करता है MSP को, CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ओके, अब बात आती है प्रोक्योरमेंट प्राइस भी सेट किए गए, और अदर एक्सप्लॉइटेशन भी, फार्मर्स को का एक्सप्लॉइटेशन ना हो नकली माल बेचकर या फिर मिडल मैन के थ्रू, इस पे भी ध्यान दिया गया। तो अपनी बात है भी स्पेकुलेटर्स और जो मिडल मैन है इस पे, तो इसके रिगार्डिंग कुछ लॉज भी अभी पास हुए हैं जो काफ़ी फेमस लॉज है। कब पास हुए थे, अपने 27 सितंबर 2020 के अंदर अपने प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था उन बिल्स के ऊपर। बिल्स के ऊपर प्रेसिडेंट का साइन आ गया तो क्या बन गए, जो बिल्स है वो क्या बन गए, अपने एक्ट, तो एक्ट बन गए। 3 एक्ट है, नेमली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो सबसे पहला एक्ट है उसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, क्या नाम है, द फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, जो उनका लेन देन है कॉमर्स, उसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहता है ये, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, जिसका दूसरा नाम कह सकते हैं प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। तो ये जो एक्ट या बिल है ये क्या कर रहे हैं, जो अपनी एग्रीकल्चर मार्केट है, सीक्स टू अलाउ द फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द APMC। ओके, तो एक अभी ये था, अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेनली पंजाब एंड हरियाणा APMC बने हुए हैं। APMC मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड मार्केटिंग कमेटी। इसको सिंपली क्या कहते हैं, मंडी, जो मंडी होती है ना, जो मंडी भाव भी देखते हैं हम, वो APMC है। तो APMC का फंडा क्या है, APMC जितना भी प्रोड्यूस आता है ना APMC के अंदर, उसके अंदर फार्मर को कुछ टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है वो टैक्स। तो वो स्टेट गवर्नमेंट कैसे यूज करेगी उसको, अगेन इसके जो मेंटेनेंस में लगा देगी। ओके, ये कंसेप्ट है, स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स है वो मेंटेनेंस में लगा देगी। अब ये लॉ क्या कह रहा है, ये कह रहा है भी जो फार्मर्स है उनको जरूरी नहीं है। दूसरी चीज ये है भी APMC क्या देती है हमें,
MSP जो हमने बताया मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, भी कम से कम इतना प्राइस तो क्रॉप का मिलना चाहिए फार्मर्स को। कौन डिसाइड करते हैं? CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ओके, तो दूसरा MSP कहाँ मिलता है हमें? APMCs के अंदर मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है भी जो APMC के अंदर मत बेचो, डायरेक्ट सेल करो। किसको? जो अपना इंडस्ट्रियलिस्ट है या मिल वर्कर्स है उनको डायरेक्ट सेल करो। तो डायरेक्ट से क्या फ़ायदा होगा? जो APMCs के अंदर जो मिडल मैन जो बैठे हैं वो कमीशन नहीं लेंगे। दूसरा फ़ायदा क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स देना पड़ रहा है फार्मर को, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये कुछ फ़ायदे थे। अब इसलिए इस पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है भी? अगर फार्मर्स APMC के अंदर नहीं जाएंगे तो किसको नुकसान है? मिडल मैन को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो दो तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फार्मर तीसरा क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग? फार्मर कर रहा है भी स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जाएगा तो APMC की मेंटेनेंस नहीं होगी, APMC की अच्छे से मेंटेनेंस नहीं होगी, तो APMC बंद होने की कगार पर आ जाएगी इन अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो APMC बंद हो गई तो ये MSP अपने आप मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि APMC नहीं चल रही। तो ये दिक्कत है अगर लंबी सोच के चलें तो। अब दूसरी क्या है? दूसरा अपना लॉ है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ये क्या बता रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात कर रहा है भी। एक एग्रीमेंट जो होता है एक फार्मर और बायर के बीच में पैदावार होने से पहले ही, भी किसी प्रोडक्ट के बनने से पहले ही। तो ये जो अपना सेकंड लॉ है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, भी फार्मर का एक एग्रीमेंट है किसके ऊपर? प्राइस एश्योरेंस। भाई मैं ये प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे को अगर इतने रुपए देगा मैं तेरे को ये दे दूंगा, पहले से ही अपनी क्या हो गई? बुकिंग। तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है इस लॉ में? तो इस दिक्कत ये आ रही है भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है भी मैंने अपनी डील डन कर दी भी, मैं रोज़ की फार्मिंग नहीं कर रहा, कोई आया मेरे पास इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बिजनेसमैन, उसने कहा भाई तो अपने 10-12 किले के अंदर रोज़ की कल्टीवेशन कर, मैं तेरा प्रोडक्ट खरीदूंगा, कोई अच्छा खासा है उसने रेट बताया, बट बाद में मैंने प्रोड्यूस कर लिया, प्रोडक्शन अच्छी हो गई, बट मार्केट में प्राइस नहीं है रोज़ का उतना जितना होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर क्या, जो अपना बिजनेसमैन था वो कह देगा भाई मैं तो नहीं खरीद रहा, तो मैं कहाँ जाकर बेचूंगा? वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी हमारी। फिर क्या हो गया? हमारे अंदर डिस्प्यूट अराइज हो गया। तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया अभी अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया तो कहाँ कौन उसको सोल्व करेगा? कौन उस मैटर को सोल्व करेगा? अलग से कोर्ट नहीं बनाई। उसने कहा जो अपने SDM होते हैं जो, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो इनको सोल्व आउट करेंगे। तो उनको सोल्व करने के लिए अगर SDM या फिर अपने जो डिस्ट्रिक्ट के हेड है उसके सामने फार्मर क्या है? वे अपने अपोजिशन में क्या है? एक बड़ा बिजनेसमैन। तो कौन जीतेगा? ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो डिस्प्यूट जो अराइज होंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो लूप होल्स है वो क्लियरली डिपिक्टेड नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज आती है द असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। एक असेंशियल कमोडिटीज एक्ट था अपना 1951 का। तो वो क्या कहता था? असेंशियल कमोडिटीज एक्ट कह रहे हैं अपना कि कुछ एक चीज़ें हैं जो असेंशियल है, कुछ चीज़ें जो असेंशियल है उसका भंडारण नहीं किया जा सकता, उसकी स्टोरेज नहीं की जा सकती, क्योंकि हम स्टोरेज कर लेंगे ज़्यादा अमाउंट में तो क्या होगा? उसका प्राइस मैनिपुलेशन हो जाएगा। जैसे अभी न्यूज़ में चल रहा था कोरोना के टाइम पे मास्क का भंडारण होने लग गया था। तो मास्क जो एक छोटा सा 5 रुपए का 10 रुपए का है उसको 40-40 रुपए में बेचा जा रहा था स्टार्टिंग में। तो ये क्या था? तो इलीगल है ये। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। तो एक टाइम पे असेंशियल कमोडिटीज थी डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड सिचुएशन। तो उस हिसाब से कुछ फूड मटेरियल्स होते थे अपने, या कुछ और मटेरियल्स है जैसे सीड है, उन सब चीज़ों का भंडारण नहीं कर सकते थे लोग। ओके, तो अब क्या कह दिया? अभी सरकार कह रही किसान ना अपने फसलों का भंडारण कर ले, अपने पास से स्टोर कर ले, और जब उसको लगे भी अब प्राइस बढ़ रहा है तब जाके मार्केट के अंदर या डायरेक्ट सेल कर दे। तो दिक्कत क्या आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है भाई भी किसानों के पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? रहने के लिए 2-2 3-3 कमरे होते हैं, तो स्टोरेज कहाँ से हो पाएगी? तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये फार्मर्स के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि फार्मर्स स्टोर नहीं कर पाता। स्मॉल फार्मर से हमें पता है कितनी लैंड होल्डिंग है, 0.3 एवरेज हेक्टेयर पे लैंड होल्डिंग है, तो क्या करेगा स्टोर करके?
दूसरी बात ये है भी ये जो लॉ है इसका बेनिफिट किसको जाएगा, इसका बेनिफिट किन को जा रहा है। जैसे स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियंस, ये जो है कौन लेके जाएगा इनका बेनिफिट्स। जो अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो क्या सेटअप करेंगे, वो करेंगे स्टोर हाउस, बड़े बड़े स्टोर हाउस जिसको साइलोज कहते हैं, SILOS, साइलोज। जो मॉडर्न स्टोर हाउस है ना, जैसे अपने तो गोदाम होते हैं, बट आजकल क्या चल रहा है, साइलोज। उनके पास पैसा है, वो साइलोज डेवलप करेंगे। तो लगभग प्रोडक्शन जिस टाइम होता है, जैसे अभी किसी चीज़ की हार्वेस्टिंग हो रही है तो उस टाइम क्या होता है, मार्केट में प्राइस कम, और जब उसकी मतलब भी बाद में जैसे जैसे हार्वेस्टिंग हो गई फिर अपना टाइम बीतता जाता है। जैसे अनियन है, अनियन अभी सस्ता हो रहा है, बट जब सोइंग टाइम होता है अनियन का 8वें महीने के अंदर, तो ये 11वें-12वें महीने तक कितना स्काई टचिंग प्राइजेस हो जाते हैं, 150 रुपये किलो भी हमें देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से वो स्टोरेज करेंगे। मान लो अनियन की अभी खरीद रहे हैं 5 रुपये किलो और बाद में वो स्टोर करके बेचेंगे कितना, 150 रुपये किलो। तो बेनिफिट्स किसान नहीं स्टोर कर सकता, उसके पास फैसिलिटीज नहीं है। ओके, तो ये भी लो किस लिए है, बिजनेसमैन्स के लिए। इसको इंडिया को किस वे में फ़ायदा हो सकता है भी, अपना ओवरऑल प्रोडक्शन जो है, फूड वेस्टेज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अपने पास प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होने के कारण क्या, स्टोरेज हाउसेस है जो अपने साइलोज जिनको कहते हैं वो मॉडर्न लाइन्स पे बन जाएंगे। अपने वेयर हाउसेस जो होते हैं ना, जिसके अंदर अपना फूड वेस्ट हो जाता है, उसको रिमूव आउट करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से साइलोज का डेवलपमेंट होगा। बट किसी भी वे में ये लॉज जो है एक टाइप से नहीं कर रहे किसको, फार्मर्स को सपोर्ट इन अ लॉन्ग टर्म। भी शॉर्ट टर्म में तो कोई बाहर का बंदा दे देगा, हाई प्राइजेस दे देगा, भी डायरेक्ट सेल हो रही है प्रोडक्ट की। ओके, और जो फार्मर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो फार्मर किसके पास जाएगा। तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है वो अगर कौन करेगा स्टोरेज, बिजनेसमैन, फार्मर स्टोर नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसी वजह से 6-7 महीने हो गए फार्मर्स जो है वो स्ट्राइक पे बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी कुछ सुनी नहीं जा रही। तो हम पॉलिटिकली इस इशू को ना देखें, हम इसको सिर्फ देखें भी इन लॉज से फार्मर को क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है, और सरकार को या नेशन को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान, तो सरकार को वैसे भी नहीं है। तीसरी दिक्कत ये आती है कि अपने जैसे सब्सिडीज़ होती है या MSP होता है, उसके अंदर सरकार को काफ़ी सब्सिडीज़ देनी पड़ती है, काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो एक हिसाब से डायरेक्ट ये कमेंट भी होता है भी सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है किससे, किसानों से, और वो इसको प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे रही है, क्योंकि APMC एक ना एक टाइम पे कभी ना कभी बंद हो जाएंगे। लाइक द सेम वे अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। नेशनल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो अभी कितना है, 19.9% जो GDP है वो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर 60% जो पॉपुलेशन है वो लगी हुई है किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, और आउटपुट के अंदर सेकंड रैंक है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया की आफ्टर चाइना। सो अब बात करते हैं, हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बट इंडिपेंडेंस के बाद में अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो घट रहा है लगातार। ओके, जो ये घट रहा है, जो डिक्लाइन हो रहा है एग्रीकल्चर के शेयर में और GDP के अंदर, ये काफ़ी सीरियस कंसर्न है, मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है। क्योंकि अगर ये जो डिक्लाइन और स्टैग्नेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो रहा है, ये क्या करेगा, विल लीड टू डिक्लाइन इन अदर स्पीयर्स ऑफ इकोनॉमी। जिसकी हमने बात की, एग्रीकल्चर सिर्फ फूड प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, ये अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो भी काफ़ी एडवर्सली इफेक्टेड होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं भी ये जो अपना डिक्लाइन हो रहा है इसको कैसे ठीक किया गया। हमने बात की किसकी, ICAR की बात कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम याद किए हमने, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, KVKs किए। तो बट ये क्या थे, जैसे ICAR है, एग्रीकल्चर की SAUs है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटरनरी साइंसेज की है, एनिमल ब्रीडिंग के सेंटर्स है, हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ है, रिसर्च है, कोई भी डेवलपमेंट है या प्रोग्राम्स स्कीम्स है, वेदर फोरकास्टिंग है। ये क्या है, किस लिए किए जा रहे हैं, ताकि अपनी इंडियन एग्रीकल्चर में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी क्या होती है भी, हमने बात की ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में इंडिया क्या इनफ प्रोडक्शन करने लग गया, तो वो क्या है, एक सिक्योर कंट्री है। इसको कुछ एक होता है भी, इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बैगर टू बाउल रिच। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले इंडिया बाहर कंट्रीज से क्या फूड ग्रेन्स को मांगता था, यानी इंपोर्ट करवाता था। अब क्या है, अच्छा खासा एक्सपोर्टर हो चुका है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। तो फूड सिक्योरिटी क्या है भी, फूड सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सबको, गरीब को, अमीर को, सबको कम से कम खाना मिले, ये अपनी फूड सिक्योरिटी है। तो गवर्नमेंट ने इस पर अच्छा खासा ध्यान दिया हुआ है और फूड सिक्योरिटी सिस्टम अपना अच्छा खासा है। तो फूड सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर दो चीज़ आती है, एक तो बफर स्टॉक और एक पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो पीडीएस क्या होता है, पीडीएस जो है ना, पीडीएस है जिसके अंदर फूड ग्रेन्स और अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ जो प्रोवाइड करवाई जाती है, किसको, रूरल एंड अर्बन एरियाज में बीपीएल को, बिलो पॉवर्टी लाइन। किस पे, सब्सिडाइज रेट पे। क्या सब्सिडाइज रेट है, जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, और ये जो सिस्टम है बीपीएल्स को प्रोवाइड किया जाता है वो सब्सिडाइज रेट पे। एफसीआई क्या करती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो बफर स्टॉक का काम करती है। प्रोक्योरमेंट वो खरीदती है और स्टॉक करती है फूड ग्रेन्स को इन एन कन्वेंशनल मेथड। एफसीआई में कैसी स्टोरेज होती है, वेयर हाउस, क्या होता है, वेयर हाउस मतलब गोदाम के अंदर स्टोरेज होती है। बट मॉडर्न स्टोरेज क्या है, साइलोज के अंदर की जाती है मॉडर्न स्टोरेज। ठीक है, ये अपना जो फार्म लॉ है ना, कौन सा, जो तीसरा है, उसमें अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ का एक्ट हटा दिया गया है अभी, तो क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है वो साइलोज डेवलप करके स्टोरेज करेगा। ठीक है, तो एक हिसाब से पॉजिटिव पॉइंट भी है और फार्मर्स के लिए नेगेटिव पॉइंट भी है। ओके, तो ये जो है ना, हमने बात कर रहे थे, दो कंसेप्ट होते हैं फूड सिक्योरिटी के अंदर, क्या, एक तो अपना बफर स्टॉक जो कौन करता है, एफसीआई, और एक अपना क्या है, पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो क्या होता है, सब्सिडाइज्ड रेट पे बीपीएल्स को खाना दिया जाता है। ये अपना है फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी भी, हाउ आर फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड। फूड ग्रेन्स मैंने बताया एफसीआई खरीदता है, कैसे खरीदता है, एमएसपी पे खरीदता है। एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन अनाउंस करता है, सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। कितनी क्रॉप्स पे मिल रहे हैं, 23 क्रॉप्स पे। ओके, कब होता है, सोइंग टाइम से पहले। कब होता है एमएसपी अनाउंस, सोइंग टाइम से पहले। ओके, अब वेट द हाई एमएसपी सब्सिडीज इन इनपुट एंड कमिटेड एफसीआई परचेज हैव डिसऑर्टेड द क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखो बच्चों, ये लाइन क्या कह रही है, एमएसपी भी सरकार बंद करना चाह रही है, बट फार्मर्स कह रहे हैं मत करो। सरकार क्यों बंद करना चाह रही है एमएसपी, इसको समझो भी। एमएसपी क्या है, एमएसपी किस पे मिल रहा है हमें, सबसे ज़्यादा एमएसपी पंजाब एंड हरियाणा के अंदर किस पे मिल रहा है, वीट एंड राइस। तो वीट एंड राइस ने क्या कर दिया भी, लोग क्या कर रहे हैं भी, एमएसपी मिल रहा है तो सिर्फ वीट उगाया, उसके बाद में राइस उगाया, वीट उगाया, राइस उगाया। तो ये क्या है, एक क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, कोई अलग चीज़ नहीं उगा रहे। इसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन, काफ़ी मतलब ये एनवायरमेंटल इकोसिस्टम जिसको कहते हैं वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसलिए जो एमएसपी की जो सब्सिडीज मिल रही है इनपुट्स के अंदर, जैसे फर्टिलाइजर्स है, वो भी सब्सिडाइज्ड मतलब भी सस्ते रेट में मिलते हैं फार्मर्स को। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो किसको बेयर करनी पड़ रही है, किसको झेलनी पड़ रही है, सरकार को। ठीक है, तो एक तो इनपुट्स के अंदर और एक जो अपना एमएसपी पे फसलें खरीदी जा रही है, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट सरकार बेयर आउट कर रही है। तो इसकी वजह से जो अपना क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो एमएसपी इसलिए भी एक टाइप से नेगेटिव पॉइंट बनता है। Wheat and paddy crops are grown in Punjab and Haryana for the MSP they get, which has created serious imbalance in intercrop parities. Okay? भाई जो MSP मिल रहा है वीट एंड राइस पे हरियाणा के अंदर, उससे अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रखा है। किसान क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे, मतलब अलग क्रॉप्स नहीं उगा रहे, सेम क्रॉप्स को उगाए जा रहे हैं। ओके, हाउ आर कंज्यूमर डिवाइडेड। कंज्यूमर एक तो बीपीएल होता है, एक एपीएल। बीपीएल का कौन सा कार्ड होता है, पीले कलर का कार्ड, पीले कलर का कार्ड। कितना क्राइटेरिया होता है बीपीएल का भी, कितनी डेली इनकम हो, उससे कम कुछ क्राइटेरिया होता है। ओके,
बट ये भी एक क्राइटेरिया जो है, APL BPL चेंज होते रहते हैं। भी कोई APL था फिर BPL हो गया, BPL था APL हो गया, ठीक है। तो however this categorization is not perfect as the number of deserving poor are excluded from BPL। जो एक्चुअली में पुअर है वो BPL में नहीं आ रहे, बट सम APL वाले जो है वो BPL में जा रहे हैं। ये अपने लेक्यूनार से हमें इस पे नहीं जाना है ज़्यादा डिटेल के अंदर, हमें सिर्फ देखना है APL क्या है और BPL क्या है। एक बार आप इसको टच कर लेना भी, कितनी इनकम होती है डेली BPL कंसिडर करने में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ कैन वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट। भी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने जो बैंक्स है, इंस्टीट्यूशंस है, उसका डेवलपमेंट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो। एक जो क्रेडिट क्या होता है, जो लोन होता है वो इजीली पास हो, इजी वे हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे हो, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करे, जैसे हमने बताया राइस एंड वीट, जो MSP मिलने के कारण सिर्फ राइस एंड वीट का पैटर्न बना हुआ है, उसको छोड़ के जैसे सरकार अभी सब्सिडीज MSP को धीरे धीरे कम कर रही है, और क्या सब्सिडीज किस पे दे रही है, हॉर्टिकल्चरल सेक्टर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे भी 60% सब्सिडी ड्रिप लगवाओ, 70% सब्सिडी स्प्रिंकलर लगवाओ, बाग बगीचे लगवाओ। सब्सिडीज क्यों दे रही है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी करनी है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिले, इसके लिए भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की भी अवेलेबिलिटी हो, ये भी ध्यान में रखना है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन फूड सिक्योरिटी, क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर लगता है अभी। एक तो जो हमें कल्टीवेशन है फूड क्रॉप से, उस पर शिफ्ट करना है, वही बात है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है। एक ये है भी जो अपना लैंड है ना, अभी कंपटीशन हो चुका है, मैंने बताया लैंड होल्डिंग काफ़ी कम हो रही है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो अलग सेक्टर है, कंपटीशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। जिसके पास एग्रीकल्चरल लैंड है वो सोच रहे हैं भी स्कूल बना दूं या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर कोई फैक्ट्री लगा दूं, कोई दुकान लगा दूं। तो एक दिक्कत ये भी है अपने फ्यूचर एग्रीकल्चर के लिए। जो प्रोडक्टिविटी है वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, सिंपली वी कैन से केमिकल्स की वजह से अपनी लैंड जो है उसकी प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी कम हो रही है। पानी की जो कमी है, इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो भी अपने लिए एक दिक्कत है, जो फूड सिक्योरिटी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। जो वाटर लॉगिंग है और सैलाइन सोइल है ना, पानी खड़ा हो रहा है कहीं पे, और कहीं पे एक्सेस में बारिश हो रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं भी हाउ फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिमेन स्टैग्नेंट और फॉलन फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। भाई इंडिपेंडेंस के बाद में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में एकदम फूड ग्रेन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, बट अब क्यों नहीं बढ़ रहा, अब क्या है, स्टैग्नेंट, एक प्लेट्यू आ चुका है। क्या कहते हैं हम इसको भी, इंडिपेंडेंस के बाद में तो बढ़ा, अब क्या है, अब प्लेट्यू आ चुका है और ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अपना लैंड जो है ना, ज़मीन खराब हो रही है, क्योंकि हम केमिकल्स डाल रहे हैं। वाटर का जो अनसस्टेनेबल पंपिंग है भी, मतलब भी ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं ग्राउंड वाटर से, और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो चुका है जो हम केमिकल्स डालते हैं, क्योंकि जो हमने केमिकल्स डाले वो पानी के अंदर मिलके ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, और हम ज़्यादा पंपिंग कर रहे हैं पानी की। जो शॉर्टेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हैं, स्टोरेज की फैसिलिटीज़, जैसे बताया अभी वेयर हाउस के अंदर अपना फूड ग्रेन खराब हो जाता है काफ़ी हद तक। एंड हायर सप्लाई जो है, लोअर द डिमांड, डिमांड कम है, सप्लाई अपनी ज़्यादा है, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल क्या होती है बच्चों भी, अगर डिमांड किसी चीज़ की कम हो तो, और सप्लाई हम ज़्यादा, प्रोडक्शन हो गया ज़्यादा, क्या होता है डिस्ट्रेस सेल। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, मैंने बताया हार्वेस्टिंग के टाइम पे हर किसी भी क्रॉप के प्राइजेस क्या होते हैं, कम प्राइजेस होते हैं हार्वेस्टिंग टाइम पे कम। और मतलब प्राइजेस कम क्यों होंगे, क्योंकि सप्लाई एकदम से ज़्यादा होगी, बहुत सारा प्रोडक्शन आ रहा है किसके अंदर, मार्केट के अंदर, तो डिमांड तो उतनी ही रहेगी, सप्लाई ज़्यादा आ रहा है अपना। तो ये जो है फार्मर को क्या करना है, स्टोरेज फैसिलिटी उसके पास है नहीं, उसके पास बेचने के अलावा, सेलिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जिसको कम प्राइस के अंदर बेचनी पड़ रही है उसको हम क्या कहते हैं, वो होती है डिस्ट्रेस सेल। कम प्राइजेस के अंदर अपना प्रोडक्ट बेच दिया एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, और सप्लाई ज़्यादा होने के कारण, तो उसको कहेंगे हम डिस्ट्रेस सेल। देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी। अब देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है लास्ट में,
नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। इंडिया स्टेटस क्या है फार्मर्स का, लगभग क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अगर हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे अदर सेक्टर्स पे, सिटीज़ में आएंगे, जॉब करेंगे, तो क्या होगी, ओवरऑल अपनी जो फूड सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो हम लास्ट स्लाइड पे बात करते हैं अपनी भी। हमने इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में बात कर रहे थे, फिर क्या क्या रिफॉर्म सरकार लेके आई, अब जो 3 लॉज है, ड्रैकोनियन लॉज जिसे कहते हैं, मतलब डेंजरस जो लॉज है फार्मर्स के लिए, उनके बारे में पढ़ा। बट इन द सेंस अगर हम लॉन्ग टर्म में फार्मर्स के लिए डेंजरस है, बट एनवायरनमेंट के लिए, अपना गवर्नमेंट के लिए, अपने नेशंस के लिए, अपने फूड प्रोडक्शन, अल्टीमेट जो फूड प्रोडक्शन है उनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखा रहे हैं वो लॉज। तो अभी ये कंट्राडिक्शन में है, तभी किसान अपने लिए बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट अपने लिए इन लॉज को वापस नहीं ले रही। हमने उस लॉज को स्टडी किया, उसके बाद में हम कुछ फीचर्स और कुछ प्रोग्राम्स को देखते हुए अब बात करते हैं लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भी भारत की जो खेती बाड़ी और एनिमल रेजिंग है वो कैसी है, सब्सिस्टेंस है मोस्टली, जैसे हमने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात की, भी अपना फैमिली नीड्स का गुजारा चल जाए और हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, भी पॉपुलेशन क्या है हम बात कर चुके हैं, इंडिया के अंदर 2% लैंड है वर्ल्ड का, और 18% पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन एंड 15% पॉपुलेशन ऑफ लाइफ स्टॉक को सपोर्ट कर रही है। तो सिंपली दिख रहा है कितना प्रेशर है लैंड पे। प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन, भी एमएसपी जो मिल रहा है उसके कारण जो प्रीडोमिनेंस हो रही है किसकी, राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम की, जो फूड ग्रेन्स है उनका प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पल्सेस पे कम ध्यान दे रहे हैं। बट अभी क्या चल रहा है, एक ट्रेंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमें बाकी सब चीज़ों पे डाइवर्सिफाई करना है। तो गवर्नमेंट भी इसके इनिशिएटिव्स ले रही है और इससे अपना पीछा छुड़ा रही है धीरे धीरे। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, भी अपनी जो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, भी हम क्रॉप्स भी रेज कर रहे हैं और एनिमल रेयरिंग भी कर रहे हैं, साथ के साथ कुछ और मैन्योर्स भी बना रहे हैं, अपनी जो देसी खाद है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, एक सिस्टम है, मिक्स्ड फार्मिंग का सिस्टम है इंडियन एग्रीकल्चर। हाई परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन, मतलब अपना कल्टीवेशन के अंदर एरिया अच्छा खासा एरिया है, क्योंकि 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर लगी हुई है। बट दिक्कत क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से पर कैपिटा जो एरिया है वो 0.3 हेक्टेयर काफ़ी कम है। स्मॉल साइज, जो अगला पॉइंट आ ही गया आपने, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ना, भी अपनी जो पुश्तानी ज़मीन है वो आगे से आगे पास होती जाए, उसकी वजह से जो लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है वो भी काफ़ी दिक्कत पोज कर रहा है। लिमिटेड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है वो लिमिटेड है, क्या कर रहे हैं अभी कुछ एरियाज में हमने बात की, प्रिमिटिव फार्मिंग भी चलती है अभी भी, मतलब भी टूल्स जो है वो पुराने वाले यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स है वो पुराने वाले यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता। इसी हिसाब से जो एक नाम बताता हूँ, सिक्किम जो अपना स्टेट है वो क्या है, प्योरली ऑर्गेनिक स्टेट है, वहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किया जाता। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी भी जैसे मैंने बताया यूज़ होती है। लैक ऑफ एग्री मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केटिंग नहीं है अच्छे से, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसको देखते हुए क्या लाए गए हैं, जो 2020 के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है, जो 3 लॉज है, जो एक तो क्या कर रहा था अभी, डायरेक्ट सेल, क्या था, डायरेक्ट मार्केट, एपीएमसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मिडल मैन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या था, तीसरा लो अपना स्टोरेज फैसिलिटी, जो प्राइवेट सेक्टर जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा स्टोरेज फैसिलिटीज़ के अंदर, साइलोस का डेवलपमेंट होगा। ओके, तो बट लॉज का कंसेप्ट अच्छा है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा अभी लॉज खराब है, बट दिक्कत आती है इनके इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन में हम मिडल मैन को नहीं हटा सकते हैं, चाहे वो कोई प्राइवेट वाला डायरेक्ट सीधा नहीं ले सकता। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जिनकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, टाइप ऑफ फार्मिंग और अपने जो ट्रेंडिंग के 3 लॉज हैं और इंडियन एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।